लिखो रिसेंटली द 60th लिख लिया यहाँ तक। रिसेंटली द 60th रेजिंग डे ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ये हो गया था 21 करा दिया। कास्ट सेंसस कराया है। लिखो आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू स्टार्ट अ कास्ट सेंसस। फर्स्ट स्टेट खुद से देखोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। देखो कास्ट सेंसस क्या होता है, किसी को मालूम है कास्ट सेंसस क्या होता है? हाँ, कौन सी कास्ट में कितने लोग हैं, इस चीज़ की कास्ट सेंसस अभी इंडिया में होती है। इंडिया में कास्ट सेंसस होती है, बट इसको गवर्नमेंट क्लासीफाई नहीं। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? डेटा को पब्लिक में नहीं लाती। इसके पीछे देखो लोग कहते हैं पॉलिटिकल रीज़न है। पॉलिटिकल रीज़न क्या है? अभी बहुत सारी कास्ट्स को यही नहीं मालूम हमारी कास्ट में लोग कितने हैं। कल को ये मालूम चलेगा कि हमारी कास्ट में तो इतने लोग हैं, तो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी। नई पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी तो फिर पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ जाएगा। हो सकता है रिज़र्वेशन की अलग से डिमांड करना स्टार्ट कर दें कि हमारी कास्ट को अलग से रिज़र्वेशन दो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती क्या है? कास्ट सेंसस कराती है, बट क्लासीफाई नहीं करती। क्लासीफाई का मतलब ओपन नहीं करती पब्लिक में। आंध्र प्रदेश इंडिया का दूसरा ऐसा स्टेट बना है जो क्या कराने जा रहा है? कास्ट सेंसस। फर्स्ट कौन है? बिहार। ये याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना कास्ट सेंसस की न्यूज़ में कि पहला कौन है? बिहार। दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलो दूसरी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। लिखो पेंगुइन अवेयरनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20th जनवरी। मैंने पिछली बार तुम लोगों को IUCN स्टेटस समझाया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें मैंने बताया था पहले एक्सटिंक्ट स्पीसी होती है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड बताई थी, फिर वल्नरेबल। ऐसे ही अब इस कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त तुमको मैंने एनिमल की इंपॉर्टेंस समझाई थी। जब एग्जाम्पल दिया था हिमालयन मस्क, इनका क्यों पोचिंग होता है, याद है? सोनम तुम थी क्लास पे? हाँ, फार्मिंग समझाई थी। तो अब यहाँ पे बस इतना याद रखो, पेंगुइन बोला ना? हाँ, तो पेंगुइन अवेयरनेस डे कब होता है? पेंगुइन अलग चीज़ है जो स्नो वहाँ मिलती है, जहाँ पे भी स्नो होगी, समझ रहे हो? तो पेंगुइन, अच्छा ये बताओ पेंगुइन की बात क्यों कर रहे हैं? पेंगुइन के लिए डे क्यों बना रहे? कुत्ते के लिए क्यों नहीं बना रहे? क्यों? देखो होता क्या है, अगर यहाँ पे एक बर्फ़ रखी हो, तुम इस जगह गर्मी बढ़ाओ तो ये बर्फ़ पिघल के पानी बनेगी। पानी का लेवल राइज करेगा। अब देखो यहाँ पे समझो एक चीज़, ये ग्लोब है, यहाँ पे 75% वाटर है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, पहले मैं समझा चुका हूँ ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे भी बर्फ़ जमी है वो पिघलने लगती है, वो पिघलती है। तो जो ये बर्फ़ थी ये क्या बन गया? पानी। तो पानी 75% के लेवल से बढ़ेगा। जो बर्फ़ आइस कैप रखी थी, अब हिमालय में इतनी मान लो बर्फ़ है, वो बर्फ़ पिघल जाए तो वो पानी कहाँ आएगा? लैंड पे आएगा। तो होता क्या है, मान लो कोई ज़मीन का टुकड़ा इस लेवल पे था और पानी इस लेवल पे था, तो लोग यहाँ पे आराम से रह रहे थे। अब जब यहाँ पे मेल्टिंग होगी ग्लेशियर की, यहाँ पे ग्लेशियर्स है ना, समझ रहे हो? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ एंटार्क्टिका है। तो यहाँ पे जब ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी तो यहाँ का बर्फ़ सूखेगा, यहाँ के ग्लेशियर सूखेंगे। जब यहाँ के ग्लेशियर सूखेंगे तो वो पानी पूरे में फ़्लो करेगा, है ना? तो अब मान लो यहीं पे समझ लो, यहाँ वाटर लेवल राइज़ हुआ तो
तो ये नहीं हो सकता वाटर लेवल यहाँ तक राइज कर गया, जब यहाँ तक राइज कर जाएगा तो ये वाले ज़मीन के टुकड़े को अपने साथ सबमर्ज कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो आइलैंड देश हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, वो डूब जाएंगे। किस वजह से डूब जाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग से। अब पेंगुइन कैसा एनिमल है जो कहाँ रहता है? तो इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है, क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस होगा ना। जब वो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगी तो पेंगुइन रहेगा कहाँ? तो पेंगुइन अवेयरनेस डे कब बनाते हैं? 20 जनवरी को। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि पेंगुइन अवेयरनेस डे ही क्यों बना रहे हैं, कुछ ही एनिमल्स का क्यों बना रहे हैं। कैट अवेयरनेस डे नहीं बनता, डॉग अवेयरनेस डे नहीं बनता, पेंगुइन अवेयरनेस डे बनता है। समझ में आया? आगे चलो, थर्ड न्यूज़ लिखो। बहुत बेसिक सी न्यूज़ है, ये पूछनी भी नहीं है लेकिन लिख लो फिर भी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ इनॉग्रेटेड द 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर को इनॉग्रेट किसने किया? ममता बनर्जी। बेसिक सी चीज़ बस इतना याद रखो कि कोलकाता की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ का कैपिटल क्या है? कोलकाता। इंडिया का दिल्ली कैपिटल कब बना? ये स्टैटिक में पूछेगा। देखो, जब ब्रिटिश थी तो ब्रिटिशर के बिहार, इंग्लैंड में, उसके बिहार, समझे मतलब? रॉयल मतलब उस, तो वाइस रूल करता था इंडिया में। तो कभी कभी होता क्या था, ये जो रॉयल फैमिली थी इसके कुछ लोग इंडिया पे आया करते थे या वहाँ जाया करते थे जहाँ जहाँ इनकी सरकार हुआ करती थी। तो जब ये आएंगे, अभी मोदी जी कल लखनऊ आए तो देखा उधर पूरा 90 पूरा पटा पड़ा है। तो जब ये आएंगे तो इनके लिए भी कुछ किया जाएगा। तो जब ये आया करते थे तो एक दिल्ली दरबार नाम की चीज़ लगा करती थी, दिल्ली दरबार। ठीक, दिल्ली दरबार में 1911 में वहाँ के किंग आए, किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 5। ठीक, किंग जॉर्ज 5 जब आए तो किंग जॉर्ज 5 ही वो थे जिनके वेलकम के लिए जयपुर को पूरा पिंक पेंट किया गया। तब से जयपुर का नाम पड़ा पिंक सिटी। पहली चीज़, जब किंग जॉर्ज 5 आए तो उन्होंने बोला कोलकाता से कैपिटल किसको बना दो? दिल्ली को। दूसरी चीज़, ठीक, और तीसरी चीज़ क्या होगी बताओ? किस पे 1905 में, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बस बेसिक समझो। 1905 में बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के नाम पे तोड़ा गया। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी थी, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ठीक, का 1911 में किंग जॉर्ज 5 ने बोला वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को मिला के क्या वापस बना दो? बंगाल। फिर तो 1947 में जब बंटवारा होगा तब ईस्ट पाकिस्तान बनेगा। समझे? ये तीन चीज़ें हुई किंग जॉर्ज 5 के आने से। ये न्यूज़ क्यों पड़ी? क्योंकि कोलकाता में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल लगा था, जिसको इनॉग्रेट किसने किया? ममता बनर्जी ने। कोलकाता का कैपिटल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता। कोलकाता इंडिया की कैपिटल कब था? 1911 में। 1911 के बाद कैपिटल क्या बन गई? दिल्ली। किसके ऑर्डर पे बनी? किंग जॉर्ज 5। किंग जॉर्ज 5 किस में आए थे? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में उन्होंने 3 घोषणाएं करी। किंग जॉर्ज 5 जयपुर आए थे, किंग जॉर्ज 5 जयपुर आए थे, तो जयपुर को पिंक पेंट किया गया, इसलिए जयपुर का नाम पड़ा पिंक सिटी। दूसरा ऑर्डर दिया कि 1905 में जो बंटवारा किया गया था, ये भी समझ लो, 1905 में जब बंटवारा किया गया तो वाइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। 1911 में वापस वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल को जोड़ दिया और कोलकाता से कैपिटल बना दी दिल्ली। जयपुर घूमने आए थे तो जयपुर को पेंट किया गया पिंक, इसलिए जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? ब्लू सिटी। जोधपुर लिखो, जोधपुर इज कॉल्ड एज ब्लू सिटी। देखो वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, रेगिस्तान के पास में है यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ के लोग अपने घर को पेंट करते हैं किस कलर में? ब्लू। इसलिए
जब तुम मेहरानगढ़ फोर्ट से देखोगे जोधपुर को तो कैसा दिखता है? ब्लू। आगे बढ़े। न्यूज़ नंबर 4, वो बता दिया था टाटा ग्रुप विल बी द टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL, है ना? चलो आगे चलो, अब लिखो 23 जनवरी। इंडिया विल होस्ट द 71st मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। इस बार की मिस वर्ल्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इंडिया में हो रहा है। अच्छा देखो, एक कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, अब मुझे पता नहीं है कितना सच है कितना नहीं, लेकिन ये चीज़ देखो, जब भी FMCG कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एक बार मैंने समझाया था, वो कंपनीज जो ऐसे गुड्स बनाए, जो ऐसी वस्तु बनाए जो जल्दी निकल जाती हो, टूथपेस्ट, ऑयल, और बताओ एग्जाम्पल। बिस्किट हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, जो घर में रोज़मर्रा के लिए चाहिए, वो कंपनी जो घर की रोज़मर्रा ज़रूरतों के लिए सामान बनाती है उनको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, गुड्स मतलब वस्तु, फास्ट मूविंग तो समझते हो जो जल्दी निकलती जाती है। फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन 2-4 साल चलाओगे, 5 साल चलाओगे, 5-7 साल चलाओगे, समझ रहे हो? ये पोडियम 5-7 साल में चलाऊँगा, समझ में आ रहा है? ये चलाऊँगा, लेकिन अगर मान लो मैं जो यहाँ पे बिस्किट मंगा लूँ, बिस्किट 5-7 साल तो नहीं चलाऊँगा, है ना? बालों में जो ऑयल लगाया है वो 5-7 साल नहीं चलाऊँगा, जो सुबह टूथपेस्ट करता हूँ वो 5-7 साल नहीं चलाऊँगा। वो कंपनीज होती हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि इसका एक अच्छा एग्जांपल है, फॉर्च्यून, रुचि सोया जिसको अभी पतंजलि ने खरीद लिया, हाँ, किंग हो गया। अब ये सब कंपनीज कैसी हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब देखो लोग ऐसा बोलते हैं, अब जो मेकअप का सामान है वो भी क्या है? फास्ट गुड। जैसे लड़कों के लिए ऑयल, वैसे लड़कियों के लिए लिपस्टिक, क्रीम। तो ऐसा बोलते हैं कि जब अब ये FMCG कंपनीज में मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ का बोलबाला था, है ना? अभी भी देखो जिलेट विलेट सब वेस्टर्न कंट्रीज़ ही तो है, US यूरोप की कंपनीज़ हैं, जिलेट है, एक्स है, जो भी हैं जितने भी हैं, ये तो अभी इंडिया में अभी पनप रही हैं कंपनीज़, है ना? हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लंदन में रजिस्टर्ड है, ठीक। अब देखो, अब होता क्या था, तो लोग बताते थे जब FMCG कंपनी को डिमांड बढ़ानी थी, मान लो उन्होंने लिपस्टिक बनाई, उन्होंने क्रीम बनाई, अब उनको मार्केट नया चाहिए, तुमने अपने घर के आसपास बेच लिया, अब तुमको आगे बेचना है तो तुमको नया मार्केट चाहिए। उनको नया मार्केट कहाँ मिलता? साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इधर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। आबादी बहुत है, 140 करोड़ तो इंडिया की आबादी है यार, 25-30 करोड़ पाकिस्तान की, बांग्लादेश की भी 20 करोड़ के आसपास है। तुमको तो अब कंपनीज जो कैपिटलिस्ट कंपनीज है उसको तो मुनाफा कमाने से मतलब, कोई भी खरीदे, ठीक। तो ऐसा बोलते हैं जब 90s का दशक आया तब उनको नई मार्केट समझ में आई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, मतलब इंडिया के जो आसपास का एरिया है वो उनको नया मार्केट दिखा। इससे पहले मेकअप वगैरह का देखो इंडिया में इतना क्रेज़ नहीं था, तुम दादी से बात करोगे, मम्मियों से बात करोगे, इस लेवल पे क्रेज़ नहीं था जो अब है। नायका फैशन और ये सारी चीज़ें उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में करती थी, तो इनको नई मार्केट चाहिए थी। अब जब किसी चीज़ की डिमांड तुम तभी तो करोगे जब तुम उस चीज़ का अभाव फील करोगे। डर की बात है ना, तुमको डर लग रहा है कि मैं सुंदर नहीं दिख रही, मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, तभी तो तुम ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे, है ना? और ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाओगे कि देखो तुम्हारी कंट्री की ऐश्वर्या राय है वो मिस वर्ल्ड बन गई, तुम्हारी कंट्री की सुष्मिता सेन है वो मिस यूनिवर्स बन रही है, तो तुम क्यों नहीं बन सकती? इंडिया में देखो इसलिए 1900s में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट चालू करने के लिए, तुम ये देखो ना, जब फैशन वीक होता है तो लैक्मे ही क्यों स्पॉन्सर करता है? लैक्मे फैशन वीक, क्योंकि लैक्मे को तो अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे। तो अब प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तुमको यहाँ के लोगों को ये फील कराना पड़ेगा ना कि तुमको भी ज़रूरत है, तुमको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारे में से देखो ऐश्वर्या राय निकल गई, तुम्हारे में से प्रियंका चोपड़ा निकल रही है, तुम्हारे में से सुष्मिता सेन निकल रही है, सब 90s में ही क्यों बन रही हैं? उससे पहले क्यों नहीं बन रही?
नहीं, तुम चाहते ही नहीं हो वो बने, तुमको वो मार्केट ही नहीं पकड़नी। अरे यार, मुझे अगर किसी चीज़ को सेल करना है तो मुझे सबसे बेटर चीज़ क्या है, मैं तुम्हें ये दिखा दूँ कि देखो तुम्हारे में से कोई निकला है, तो तुम क्यों नहीं। 1900 में ही क्यों, 1990s ही से क्यों लगातार 2-3-4 मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इंडिया से निकल रही थी। लारा दत्ता निकल रही है, सुष्मिता सेन निकल रही है, ऐश्वर्या राय निकल रही है। तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है किस चीज़ की, सुंदर दिखने की। सुंदर दिखने की क्यूरियोसिटी आ रही तो तुम उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे तो धंधा किनका बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। फेयर एंड लवली किसका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। फेयर एंड हैंडसम किसका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अब मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट इस बार किस में है, फिर से इंडिया में। इस बार की मिस वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, पर तुम हर चीज़ की देखो डिमांड कैसे बनती है। एक एग्जाम्पल यहाँ और समझो, 1990s से एग्जैक्टली 1991 में इंडिया की इकनॉमी खोल दी। डरना नहीं अभी किसी शब्द से। लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। लिबरलाइज मतलब सरकार हटो, प्राइवेट लोगों को काम करने दो, थोड़ा उदार बनो, थोड़ा दिल बड़ा रखो और तुम बंद कंपनी को ब्रेड बनाने दो। प्राइवेटाइज करो, निजीकरण करो, प्राइवेट कंपनीज को आने दो। और ग्लोबलाइज करो, ग्लोबल कंपनीज में अपना माल बेचो ग्लोबल कंट्रीज में, और ग्लोबल कंपनीज के माल को अपने इंडिया में आने दो। ठीक। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए कब, 1991 में। अब जब इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए कंट्रीज़ के लिए, और तुमको भी बोला तुम भी बाहर बेच के आओ, तो बाहर की कंपनीज इंडिया आएंगी। अब जब वो आएंगी तो उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या चलाना पड़ेगा, ऐड, प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका है, या तो बॉलीवुड के लोगों को पकड़ो या किसी स्पोर्ट्स को पकड़ो जो इंडिया में देखा जाता है। इंडिया का नेशनल गेम क्या था, तो इंडिया में क्रिकेट ही क्यों इतना डेवलप हुआ। आप समझो, हॉकी कितनी देर चलती है, 1.5 घंटे। एक पहले तुम्हारा एक फेज़ में गेम होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर एक फेज़ में गेम होता है। फुटबॉल में भी यही होता है। ऐड दिखाने के लिए समय नहीं बच रहा। 1990s में कंपनीज आ रही हैं, कंपनीज़ को प्रचार दिखाना है। मैकडॉनल्ड्स को अपना ऐड चलाना है, कोक को अपना ऐड चलाना है, पेप्सी को अपना ऐड चलाना है। लोगों को बताना है ना भाई पेप्सी पियो, कोक पियो, समझ रहे हो। तो उन्होंने किस गेम को डेवलप कराया, क्रिकेट। क्यों, हर ओवर के बाद ऐड आएगा, फिर विकेट के बाद ऐड आएगा, ब्रेक होगा, पावर प्ले के बाद ऐड आएगा, टाइम आउट होगा, इतनी सारी चीज़ें होगी। और वनडे होगा तो आदमी दोपहर में 1 बजे से रात में 11 बजे तक मैच देखेगा। जब वो 1 से 11 मैच देखेगा तो वो उतने ही एड्स देखेगा। और तुम एक चीज़ देखो, कपिल देव भी एक बढ़िया क्रिकेटर रहे, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ही इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली, किस्मत थी। सचिन तेंदुलकर ने भी 1990s में ही डेब्यू किया। अब जब तक वो सचिन तेंदुलकर को स्टार नहीं बनाएंगे और जब तक वो सचिन तेंदुलकर के हाथ में पेप्सी नहीं देंगे, तब तक तुम पेप्सी पीना चाहोगे ही। क्रिकेट ही क्यों डेवलप हुआ, हॉकी नहीं डेवलप हुई, फुटबॉल नहीं डेवलप हुआ। समझ रहे हो, हर चीज़ के पीछे कैपिटलिज्म दौड़ रहा था। न्यूज़ समझ में आई, ये काम नहीं आएगा एग्ज़ाम में। आगे चलो, अगली न्यूज़ पढ़ो। सचिन ही क्यों हिट हुआ भाई, सचिन ही 1990s में आया। उस टाइम उनको सचिन अच्छा प्लेयर लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सचिन को क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बस उस टाइम पे सचिन की भी किस्मत थी। जॉन रॉल्स की एक थ्योरी है, अब MS धोनी अगर वेस्ट इंडीज़ में पैदा हो जाता, वहाँ क्रिकेट की डिमांड ही नहीं थी, कहीं कोने में पड़ा रह जाता। इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में क्रिकेट की डिमांड भी थी, MS धोनी बन गया। समझ में आ रहा है, पक्का। सचिन तेंदुलकर, इसीलिए देखो क्रिकेटर बहुत अच्छे आए, पर सचिन तेंदुलकर ही स्टार बना, क्योंकि देखो वो स्टार लाइक था भी और कंपनीज़ ने उसको प्रमोट भी किया, क्योंकि कंपनीज़ की उसी समय नीड थी। समझ रहे हो, पक्का। आगे चले, अगली न्यूज़ पढ़ो। देखो इसके बाद लिखो, द प्रेसिडेंट ऑफ the 78th session of UNGA, the president of the 78th session of UNGA, Dennis
फ्रांसिस ऑन विजिट टू इंडिया। मतलब क्या है? डेनिस फ्रांसिस नाम का बंदा है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आया हुआ है। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब देखो, एक बॉडी है, मैंने कई बार पढ़ाई है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग हैं, देश मेंबर हैं। इसमें 6-7 बॉडीज़ हैं, इसमें 6-7 बॉडीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, नहीं समझ में आ रहा है? उसमें बहुत सारी बॉडीज़ हैं। इसमें एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी खासियत यह है कि 1 पर्सन 1 वोट। जितनी कंट्रीज़ यूएन की मेंबर हैं वो सब इसका भी पार्ट है। अब जब वो इसका पार्ट है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बैठती होगी तो हर देश से एक बंदा बैठता होगा, तो जो इसका प्रेसिडेंट होगा वो खास आदमी नहीं होगा। डेनिस फ्रांसिस वही बंदा है। अब क्योंकि ये इंडिया 5 दिन के लिए आया है, इसीलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, समझे? सीधा पूछ लेगा डेनिस फ्रांसिस कौन है, या तुमसे पूछ लेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है। समझ में आया? पक्का? आगे चलो। इसके बाद लिखो सोलर पावर स्टेशंस। सोलर पावर स्टेशंस नेट ज़ीरो समझा चुका हूँ मैं, तो सोलर पावर स्टेशन का वैल्यू समझ में आएगा। सोलर पावर स्टेशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इजिप्ट। अब ये यूएन है, देखो लिख लो फिर मैं बताऊँ। हैव बीन इनॉग्रेटेड एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इजिप्ट। देखो अब ये सिंपल सी लाइन है, किसी पूछ लेगा किस देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए, आंसर होगा इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझने की क्या चीज़ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब यूएन की ही बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। ये दुनिया में कुछ ऐसी धरोहर पकड़ती है, कुछ ऐसी धरोहर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ताजमहल इंडिया की सरकार बचाने की कोशिश करे ना करे, ये ग्लोबल दायित्व बनता है, ये पूरी दुनिया का दायित्व बनता है कि ताजमहल को प्रिजर्व करो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को प्रिजर्व करो, कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करो जो सालों साल से चली आ रही हैं। ऐसे ही इजिप्ट में भी कुछ साइट्स होंगी जिन्हें बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? धरोहर। साइट्स मतलब वो, और ऐसी धरोहर जो दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इजिप्ट में भी कुछ होंगी, हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। मैं बस ये समझाना चाह रहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है। ऐसे ही इसकी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब देखो कल्चरल मतलब कल्चर, कल्चर का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज री इन्फोर्स्ड एंड रेपिटेटिव। डरना किसी वर्ड से नहीं, मैं सब समझाऊंगा। एनीथिंग दैट इज री इन्फोर्स्ड एंड रेपिटेटिव इज पार्ट ऑफ कल्चर। अगर हिंदू धर्म बोले कि पैर छूते हो, तुम अपने पापा से पूछो पापा मैं पैर क्यों छूं, तो पापा क्या बोलेंगे? कल्चर का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। अगर कोई मुस्लिम लड़का बोले कि ईद वाले दिन ही सेवई क्यों बना रहे हो, तो क्या बोलेंगे? उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तुम बड़ों को नमस्ते बोलते हो, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस एक कल्चर है जो चला आ रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी चीज़ें हैं जो दिख सकती हैं, छू सकते हो, पर कल्चर क्या होता है जिसको तुम छू नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। मैं अपने बच्चे को ये नहीं समझा पाऊंगा तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो, बस वो देख देख के बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कल्चर का पार्ट है। समझ रहे हो? गाँव में जाओगे तो लोग, औरतें यहाँ तक पर्दा करती हैं, क्यों करती हैं? कल्चर का है। एनीथिंग विच इज़ रीइंफोर्स्ड एंड रेपिटेटिव, बराबर चला आ रहा है और तुम्हें बिना किसी रीज़न के बस बताया गया ये करना है, इस पार्ट ऑफ कल्चर। अब कल्चर टेंजिबल भी हो सकता है, छू भी सकते हो। सेवई, ईद पे सेवई बनाने का कल्चर है।
है ना, उसको छू भी सकते हो। पटाखे चलाना एक कल्चर का पार्ट हुआ करता था। और इंटेंजिबल मतलब छू नहीं सकते, नमस्कार। मुस्लिम आदाब ही क्यों करेगा, हिंदू नमस्कार करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसके कल्चर का पार्ट है। इनटेंजिबल, आदाब को छू नहीं सकते, नमस्ते को छू नहीं सकते, समझ रहे हो। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये धरोहर है। अब जैसे समझो, इसकी भी एक लिस्ट कौन बनाता है, यूनेस्को। वो ये कहता है जो रामायण कराई जाती है, रामलीला, रामलीला भी क्या एक कल्चर है, इनटेंजिबल कल्चर है, और उसको हमें प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो इस लिस्ट में रामलीला को डाल देगा। योगा, वो इस लिस्ट में योगा को डाल देगा। अब ये दुनिया का दायित्व है कि इन चीज़ों को प्रिजर्व करके, कल को लोग करना बंद कर देंगे तो ये फंड देगा कि ये रुकना नहीं चाहिए। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा किस तरीके से प्रैक्टिस होगी, सालों साल चली आ रही है, एक कल्चर का पार्ट है, रीइंफोर्स है, रेपिटेटिव है। क्यों हो रही है नहीं पता, पर चली आ रही है, आस्था है लोगों की, कल्चर का पार्ट है। तो ऐसी चीज़ों की भी एक लिस्ट बनाता है कौन, यूनेस्को, जिसका नाम रखता है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जब योगा को 2021 में डाला गया, दुर्गा पूजा को 2016 में डाला गया, समझ रहे हो, ये भी एक लिस्ट आती है। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो। चले आगे, चलो लिखो। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम विल बी बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें कुछ समझने का नहीं है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ट इन द कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताओ, कैनबेरा है कि सिडनी है कि मेलबर्न, कैनबेरा, कैनबेरा। हाँ, देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में खास बात, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई 1801 में। जेम्स कुक नाम का आदमी था, वो दुनिया में निकला। वास्को डी गामा, इंडिया तो एग्जिस्ट करता था, वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा, इंडिया था, समझ रहे हो, इन्वेंशन नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक खाली ज़मीन पड़ा करती थी, यहाँ ट्राइब्स रहते थे जिनको बोलते थे एबॉर्जिनीज़, ऐसा बोलते, शायद एंड्रू साइमंड्स भी यहीं का है। तो एबॉर्जिनीज़ हुआ करते थे। तो जेम्स कुक नाम का एक बंदा था यूरोप का, वो निकला ढूंढता हुआ और उसने एक ज़मीन का टुकड़ा पाया ऑस्ट्रेलिया नाम का। तो जो लोग यूरोप में क्राइम करते थे उस टाइम पे, तब फ़ोन तो होते नहीं थे, फ़्लाइट तो होती नहीं थी, तो लोग बोलते थे सारे क्रिमिनल्स यहाँ, पोर्चुगल के, जर्मनी के, इंग्लैंड के और यूरोप। तो जो लोग करा करते थे तो जेल के टाइप से ऑस्ट्रेलिया ट्रीट होती थी, तो तुमको ऑस्ट्रेलिया भेजे दे रहे हैं। उस टाइम तो जेल रहा होगा यार, तब ऑस्ट्रेलिया कोई फैंसी थोड़ी रहा होगा। जैसे काला पानी की सज़ा दे दी, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आने जाने में 6-6, 8-8 महीने लग रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे जेल टाइप की थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे कुछ लोग जर्मनी के, कुछ पोर्चुगल के, कुछ इटली के, कुछ रशियन, ये अलग अलग रहते थे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी। यूएस भी ऐसे ही बना। अब इनके बच्चे होने लगे, अब इनके बच्चों को समझ नहीं आ रहा मेरी कौन सी नेशनैलिटी है। मेरा पापा पोर्चुगल का, मम्मी ब्रिटिश, चलो मैं हैंडल कर गया। अब मैं पोर्चुगल प्लस ब्रिटिश प्रोडक्ट हूँ मान लो, ठीक। मेरी वाइफ जर्मन प्लस इटालियन प्रोडक्ट है। अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ऑस्ट्रेलियन कहलाया। समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना है। ऑस्ट्रेलिया में जितने रिवर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में जितने डेजर्ट हैं, उसके आगे तुम देखो लिखा होता है ग्रेट। ग्रेट क्यों, वो जो चीज़ ब्रिटेन में थी उसी का बड़ा वर्जन देखते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ग्रेट नाम लगा देते थे। तुम देखना वहाँ की जितने रिवर्स हैं, वहाँ की जितने डेजर्ट हैं, उसके आगे ग्रेट वर्ड लिखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लैंड बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया देखो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट कहलाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है,
ऑस्ट्रेलिया में जितने स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो रीजन के हिसाब से उनके रूल्स चेंज हो जाते हैं। वहाँ फुटबॉल भी 4 टाइप की खेली जाती है। क्रिकेट इकलौता ऐसा गेम ऑस्ट्रेलिया में जिसके रूल्स पूरे यूस ऑस्ट्रेलिया में सेम है। तो ऐसा वहाँ मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया पीएम के बाद सेलिब्रेटेड सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन की। देखो इसके पास कोई पावर नहीं है पर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा गेम है जिसमें रूल पूरे ऑस्ट्रेलिया में यूनिफाइड है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की बहुत वैल्यू होती है। जब सैंड पेपर हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो बॉल टैंपरिंग कर दी थी स्टीवन स्मिथ ने, तो याद करो प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गया था। याद है कुछ ये? हाँ, ये एग्ज़ाम में याद नहीं रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बस याद रखनी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। जल्दी जल्दी करंट अफेयर करें कि बीच बीच में बताता रहूँ? अब इसमें कुछ समझने का नहीं, बस लिख लो। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिलीज द बुक असम्स ब्रेवहार्ट लाचित बरपुखान। असम्स ब्रेवहार्ट लचित फुकान। अमित शाह कौन कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और दूसरा कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। जिसको भी मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़नी हो, देखो एक इकोनॉमिक्स होती है एग्ज़ाम में पूछता है जो, और एक इकोनॉमिक्स होती है जो तुमको काम आएगी। तो मैं इकोनॉमिक्स की मेरी क्लास होती है शाम को, वो तुम कर नहीं पाओगे, बट उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेना। जब भी मन हो, टाइम हो, तो उसको देखना ज़रूर। ठीक, आगे चले। उसमें मैं जैसे मुझे इससे याद आया, मैंने कोऑपरेटिव बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आगे चले। अब लिखो 24 जनवरी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर will be awarded with भारत रत्न। पॉस्थ्यूमस मिलेगा शायद। पॉस्थ्यूमस समझते हो? आफ्टर डेथ। B.R. अम्बेडकर को भी पॉस्थ्यूमस मिला था। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। उसके बाद कैसे याद रखोगे? पद्म विभूषण बड़ा नाम है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। ज़्यादातर हीरो को ये मिलता है। ठीक। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, मोहम्मद शामी को मिला अभी। तुम इतना बस याद रखो। कारपुर, मैंने बताया तो था। ईशा सिंह, हाँ। जो पुराना है उसको प्लीज़ रिवाइज करते रहना। चले आगे। Recently, India has secured 4th position in the global stock market. इसमें कुछ समझाने का है? स्टॉक क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ये है मानस। ठीक। मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बता रखी है, कंपनी 3 टाइप की होती है। जब कंपनी में कुछ ना लिखा हो तो प्रोप्राइटरशिप, एक मालिक मानस। अगर कंपनी में 2 से 50 लोगों का पैसा है तो प्राइवेट लिमिटेड, और 50 लोगों से ज़्यादा लिमिटेड। ठीक। मानस ने कंपनी खोली। किस चीज़ की कंपनी खोली बताओ? मानस टाइल्स की।
ठीक, मानस ने टाइल्स की कंपनी खोली, टायर की, चलो टायर की कंपनी खोली, ठीक, मानस टायर्स नाम से कंपनी आ गई एक। मानस ने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें मानस ने मान लो 1 लाख रुपए लगाए, ठीक, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1 लाख में नहीं होगा लेकिन मान के चलो 1 लाख लोग थे, 1 लाख रुपए लगाए, 10 लोग इसमें काम करते थे और इसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए होता था। अब मानस को अपना टर्नओवर 2 करोड़ करना था, है ना, और मान लो इसमें 100 टायर बन रहे थे। अब मानस को 200 टायर बनाने हैं और मानस 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। अब मानस को उसके लिए 1 लाख रुपए और चाहिए, ठीक, तो मानस के पास बताओ तरीके क्या हैं 1 लाख रुपए जुटाने के। 1 लाख रुपए उसको चाहिए और या तो खुद के पास जेब में पड़ा होता, ठीक, या तो बैंक के पास जाता, बैंक के पास जाता तो ब्याज देता, इंटरेस्ट रेट, है ना, या तो इन्वेस्टर ले आता, शार्क टैंक्स में चला जाता, ठीक। अब या तो मानस पब्लिक में चला जाता, पब्लिक में चला जाता मतलब इंडिया में 2 ऐसी जगह हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में। यहाँ मानस जाता और मानस कहता मैं अपनी कंपनी को अब लिस्ट कर रहा हूँ। लिस्ट करने का मतलब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और मैं 1 लाख रुपए 100 लोगों से जुटाना चाहता हूँ। अब मेरी कंपनी लिमिटेड बन जाएगी, समझे क्यों? क्यों? अब 101 लोगों का पैसा लग गया, मानस का 1 लाख और 100 लोगों का 1 लाख, 101। अब मानस कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए बैंक से नहीं उठाने, 1 लाख रुपए जेब से नहीं लगाना, मुझे 100 लोग 1000 रुपए दे दो, तब भी 1 लाख हो गए। 100 लोग 1 हज़ार दे दो, है ना। अब जब 1000 रुपये लगा हुआ है 2 लाख रुपए की कंपनी में, मतलब हर आदमी 0.5% का मालिक बन गया। भाई 2 लाख की कंपनी है जिसमें 1 लाख मानस का, 1 लाख 100 लोगों का, है ना, तो 0.5% हिस्सेदारी हो गई। जो ये मानस ने लोगों को ऑफर दिया कि तुम सब लोग 1 हज़ार रुपये दो और 0.5% मालिक बन जाओ कंपनी के, समझ में आ रहा है क्यों बनेंगे 0.5%, है ना। इसी को बोलोगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO जारी कर दिया मानस टायर्स ने। शेयर मेरी हिस्सेदारी, 1000 रुपये में मैंने इतनी हिस्सेदारी ले ली, समझ में आया। इसीलिए इंडिया 4th पोजीशन पे है, बस समझ लो। सबसे ज़्यादा पैसा 4th नंबर पे इंडिया में स्टॉक मार्केट में पैसा घूम रहा है, इसलिए 4th नंबर पे है इंडिया, समझ में आया। ये होता है स्टॉक मार्केट का पैसा। मैंने तुम लोगों को वैल्यूएशन समझाया था, हाँ, आखिरी एंड क्या होता है वैल्यूएशन में? पब्लिक से पैसा ले लो, पब्लिक में तो कितनों का घाटा लग गया, जाओ बेटा, उसकी जेब में तो पैसा आ गया, समझ में आ रहा है। स्टॉक मार्केट समझ में आया, IPO समझ में आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर पक्का। अच्छा ये बताओ, इस पैसे को कोई बाहर से बैठा भी तो शेयर होल्डर खरीद सकता था, कोई बाहर से भी तो कह सकता था कि मानस मैं आपकी कंपनी में 5000 रुपये लगाना चाहता हूँ, आप मुझे 5 शेयर दे दीजिए, हो सकता था। देखो अब यही चीज़ होती है, फ़ौरन से आने वाले पैसे को, फ़ौरन से आने वाला पैसा जो भी किसी बिजनेस में इंडिया में लगता है उसको 2 हिस्से बांटते हैं, एक FDI, एक FII। FDI वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर समझो। जब तुम पैसा इंडिया लेके आओ, फॉरेन की कंपनी इंडिया पैसा लेके आए और ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करे जिससे एग्जिट लेना मुश्किल हो, वो FDI। एग्जाम्पल समझो, मैं मैकडॉनल्ड्स कंपनी का मालिक हूँ, मैं US में बैठा हूँ, मैंने बोला इंडिया में मैं मैकडॉनल्ड्स 100, तो मैं ज़मीन खरीदूँगा, टेबल चेयर खरीदूँगा, कई लोगों को नौकरियाँ दूँगा, मैं क्या एक झटके में बंद करने की दम रखूँगा? नहीं, पैसा आएगा देश में तो रुकेगा। मैकडॉनल्ड्स अगर 100 करोड़ देश में लाएगा तो 100 जगह ज़मीन खरीदेगा, कम से कम 1000 लोगों को नौकरियों पे रखेगा, मशीनें खरीदेगा, डिमांड तो इंडिया में ही करेगा। बर्गर के लिए जो आलू चाहिए वो इंडिया के किसान से तो खरीदेगा, तो FDI तो देश के लिए अच्छा हो गया। भाई तुम 100 करोड़ रुपए लेके आए US से, तुमने ज़मीन खरीदी 10 करोड़ की, किसी इंडियन की जेब में पैसा गया। तुमने 5 करोड़ की मशीनें खरीदी, इंडिया की जेब में पैसा गया। तुमने 5 करोड़ की तनख्वाहें बांटी,
इंडियंस की जेब में पैसा गया। तुम इंडिया में ही तो खर्च कर रहे हो, आलू खरीद रहे हो इंडिया में, ब्रेड खरीद रहे हो इंडिया में, सब्ज़ी खरीद रहे हो इंडिया में। पर मानस की कंपनी में जो मैंने पैसा लगाया, वो तो मैं मानस की कंपनी पे मैंने 1000 रुपये का शेयर ख़रीदा था मान लो, अगले पल मुझे लगा ये 1200 का भी ख़रीदने को लोग तैयार हैं, मैंने इंडिया में ही किसी को 1200 का अपना पैसा लेके निकल गया तुरंत। तो पैसा तो दोनों में आया। सरकार तुमको हमेशा जब डिजिट बताती है कि इंडिया में इतना फ़ॉरेन से पैसा आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो FDI और FII दोनों जोड़ देती है और लोग खुश। पीयूष गोयल ने बोला कि $500 बिलियन आया, तुम खुश कि FDI आ रहा है। FDI ज़रूरी नहीं FDI आ रहा हो, FII भी तो हो सकता है। FII पैसा तो ला रहा है देश में, पर उससे नौकरियां कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। ये पैसा जब चाहेगा मानस तुरंत एग्जिट कर लेगा, इसलिए इस पैसे को क्या बोलते हैं, हॉट मनी। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि हॉट क्यों, जैसा आता है वैसा निकल भी जाता है। FDI में मानस पैसा लगाता तो देश में पैसा कुछ साल रुकता, FII में पैसा शायद रुके शायद ना रुके, उसकी मर्जी। समझ में आ रहा है? पक्का FDI FII, स्टॉक मार्केट में FII वाला पैसा घूमेगा, है ना। शेयर खरीद लिए, अरे भाई मैं US में बैठा हूँ, मैंने फ़ोन किया कि मुझे फ़ला कंपनी मानस टायर्स के 50 शेयर चाहिए, ख़रीद लिए, अगली सुबह बेच दिए, तो देश में पैसा रुका कहाँ। हो सकता है 10 मिनट रुके, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, कोई गारंटी नहीं। FDI में पैसा रुकता है। FDI में एक बार पैसा आदमी लगाता है तो निवेश लगाता है, ज़मीन लेता है, चीज़ें करता है, वो देश के लिए अच्छा है। FII ज़रूरी नहीं देश के लिए अच्छा हो। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे चलें। न्यूज़ क्या थी? हाँ चलो आगे चलो। हाँ यार अब ये देख लो एक बार प्लीज़। हाँ इसके बाद हम लोग लिखते रहते हैं आगे। In the US, 2 government schools in Silicon Valley. In the US, 2 government schools will include Hindi language as a world language in their curriculum for the first time. कहाँ तक लिख लिया? हिंदी लैंग्वेज एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज इन देयर करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें मुझे बस इतना बताना था, सिलिकॉन वैली वो जगह है जहाँ पे सारी टेक कंपनीज़ हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बैंगलोर। बस इतना पढ़ लो। एक्सरसाइज समझा चुका हूँ क्या होती है? एक्सरसाइज समझा चुका हूँ क्या होती है? 2 कंट्रीज़ में कभी वॉर हो जाए तो एकदम से थोड़ी वॉर कर लोगे, तुम एकदम से एग्ज़ाम थोड़ी लिख दोगे, मॉक दोगे कि नहीं। बस वही चीज़ होती है एक्सरसाइज। 2 देशों का युद्ध अभ्यास समझ गए? कल को युद्ध होगा तो उसके लिए अभ्यास कर लेते हैं, कैसे लड़ेंगे। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज। अलग अलग कंट्रीज़ करती रहती हैं। जब 2 देश मिलके करें तो बायलेटरल, द्विपक्षीय। जब 2 से ज़्यादा देश करें तो मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुपक्षीय। इसका चलो कोई बात नहीं। बायलेटरल मतलब 2, मल्टीलेटरल मतलब मल्टीपल। ठीक। अब इंडिया लिखो, इंडिया एंड किर्गिस्तान इंडिया एंड किर्गिस्तान recently conducted the 11th joint special force exercise called खंजर। ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ है खंजर।
इट वॉज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। इसके बाद लिखो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल ओटावा, पक्का चेक कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज़ डिक्लेयर्ड 22 जनवरी एज अयोध्या राम डे। समझ में आया? अब लिखो 25 जनवरी। 25 जनवरी लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आदमी एकदम अनपढ़ हो और 20 साल का हो तो उसको पढ़ाना बेटर है कि उसको कोई स्किल सिखा दो? स्किल सिखा दो, कारपेंटरी सिखा दो, टाइल का काम करना सिखा दो, पेंटिंग सिखा दो, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सिखा दो। बहुत सारी स्किल्स होती हैं। स्किल होगी तो उससे अपने आप इनकम आ जाएगी, है ना? तो इसीलिए सरकार क्या करती है, एक स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाती है। स्किल डेवलपमेंट मिशन सुना होगा, है ना? अब देखो, लिखो रिसेंटली हम 25 जनवरी कर रहे हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया की। द्रौपदी मुर्मू जी, पता है ना? फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन। हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन। कौशल भवन बिल्डिंग का नाम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन न्यू दिल्ली। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन न्यू दिल्ली। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? फंड चाहिए। फंड को मैं कैपिटल बोल दूं, कैपिटल को मैं हिंदी में पूंजी बोल दूं। और क्या चाहिए? स्किल चाहिए। स्किल किससे मिलेगी? एम्प्लॉयज़ मतलब श्रमिक मतलब लेबर, श्रम, मेहनत। हिंदी से घबराते क्यों? जैसे इंग्लिश से नहीं घबराना चाहिए, जैसे हिंदी से भी नहीं घबराना चाहिए। यार देखो, मुझे क्या ज़रूरत है याद करने की, लेकिन मुझे ये मालूम है ना, तुमको कनेक्ट करना है इंडिया में, तो तुमको ये आना चाहिए, तो आना ही चाहिए, समझ रहे हो? पर ये भी आना चाहिए। अब और बताओ क्या चाहिए बिज़नेस में? इमेजिन कर लो कोई बिज़नेस, लेबर खड़ी हो गई, पैसा आ गया, और लैंड चाहिए ना? लैंड चाहिए। और क्या चाहिए? डिमांड चाहिए। चलो, पर ये तो बात की बात हो गई। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सेटअप रन करने के लिए कैपिटल चाहिए था, मिल गया। यहाँ पे ज़मीन चाहिए थी, ज़मीन मिल गई। लेबर में मान लो सब हो गए, मैं भी एक लेबर ही हूँ यहाँ पे। सारे टीचर्स हो गए, अखिल हो गए, स्टाफ हो गया, लेबर हो गई। अब बचा क्या? अब क्या चाहिए? प्रोडक्ट क्या चाहिए? बोर्ड चाहिए। बोर्ड तो पूंजी से आ गया ना, बोर्ड ये तो पूंजी से आ गया, मैं मान रहा हूँ बोर्ड चाहिए, पर ये किस लिए है?
बताओ। अरे मैं खुद, अगर मैं ही ना हूँ तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। अब ये किसी भी बिजनेस में लगा के देख लो, इसी को बोलोगे एंटरप्रेन्योर। चार ही चीज़ें तो चाहिए किसी बिजनेस को रन करने के लिए। कोई भी बिजनेस ले आओ, ठेकेदारी समझते हैं, ठेकेदारी के लिए फ़ंड चाहिए, ठेका लेने के लिए ज़मीन चाहिए जहाँ ऑफिस होगी, इसके बाद तुमको लेबर मिल गई। अब ठेकेदारी नहीं है, ठेका लेने के लिए या डिसीजन बनाने के लिए। तुम इसको रटो मत, ये मत सोचो मैंने ये बोल दिया। तुम समझो ना चारों चीज़ों। इसके अलावा फिर तुम बताओ बिज़नेस के लिए कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, लेकिन तुम इसको ही हटा लो, सब बेकार है। इसमें से कुछ भी हटा लो बेकार हो जाएगी चीज़, है ना। अब लैंड या तो खुद का हो या रेंट मांगेगा, है ना। कैपिटल या तो खुद की हो या बैंक से लाओगे तो ब्याज मांगेगी, इंटरेस्ट रेट। लेबर तुमसे सैलरी मांगेगा, और ये प्रॉफिट या फिर लॉस लेगा। समझे? पक्का? ये मैंने समझाया क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, है ना। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए, स्किलफुल लोगों को प्रमोट करने के लिए ये मंत्रालय बनाया गया है। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। अब मैं तुमसे कभी भी पूछूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चार चीज़ें चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तुमने इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हटाई, वहीं वो चीज़ बैठ जाएगी। कुछ भी हटा के देख लो, किसी भी बिजनेस में हटा के देख लो। सब्ज़ी वाला है, उसके पास सब्ज़ी आ गई कैपिटल से, ठेला उसका लैंड हो गया, मान लो चलता फिरता लैंड ठेला हो गया, सब्ज़ी उसकी कैपिटल से आ गई, लेबर वो खुद हो गया। एंटरप्रेन्योर खुद भी लेबर हो सकता है, मैं खुद भी हूँ, है ना। लेबर वो खुद हो गया, ठीक। लेकिन अगर उसको कोई कमांड देने वाला ना बचे, कौन सी सब्ज़ी लानी है कौन सी नहीं, कहाँ बेचने जाना है कहाँ नहीं, तो ठप है ना ठेला। बस इस केस में वो एंटरप्रेन्योर और लेबर का काम दोनों साथ में कर रहा है। पक्का? 100%? चलो आगे। स्लो तो नहीं जा रहे हैं? बताओ सोनम, तुम बताओ मानस। कर्पूरी ठाकुर हो गया। इस बार रिपब्लिक डे पे कौन था चीफ गेस्ट? इमैनुअल मैक्रन। लिखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, Emmanuel Macron will be on a one-day visit to Jaipur today। वो मतलब नॉर्मल था, जयपुर गए थे, इसको नहीं याद करना। एक वीडियो वायरल हुई होगी, देखा होगा, इसमें मोदी जी चाय की दुकान पे ऑनलाइन पेमेंट करा रहे हैं। वो यही था, वो ये बताना चाह रहे थे, देखो डिजिटली हम कितना आगे बढ़ गए। और सच में यूरोप वगैरह में इतना नहीं अभी हुआ है ऑनलाइन पेमेंट का हिसाब किताब जितना इंडिया में बढ़ रहा है। हाँ पूछो, मैं अभी समझाऊंगा वो क्यों। हाँ अच्छा ये बताओ, रिपब्लिक डे पे गेस्ट थे? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र तो डेमोक्रेसी होती है। फिर गणतंत्र क्या होता है? हाँ तुम बताओ।
बताओ तीनों में डिफरेंस। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई कभी क्लियर ही नहीं करता। आगे का तो तुम अपने आप पढ़ जाओगे, आगे तुम बहुत पढ़ते जाओ, पीछे तुम्हारा कभी यही सब क्लियर ना हो। बताओ इसमें डिफरेंस। देखो दो चीज़ें होती हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। एक सरकार का हेड होता है, एक देश का हेड होता है। ठीक, मोनार्की में दोनों काम यही आदमी कर रहा होता है। राजा ही देश चला रहा होता है और राजा ही देश का सबसे हेड आदमी होता है। ठीक, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी दो टाइप की हो सकती है। यूके भी क्या है? एक डेमोक्रेसी। इंडिया भी एक क्या है? डेमोक्रेसी। पर वहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्वीन। देश की हेड कौन है? क्वीन। और देश चलाने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी, यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे क्वीन। लेकिन क्या ये क्वीन चेंज होएगी? कोई आम आदमी क्वीन बन सकता है? उसकी फैमिली में ही लोग बनेंगे, उसकी फैमिली में ही लोग बनेंगे। तो ये एक रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी तो है। रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राज्य का हेड है, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट मुर्मू, वो चुना हुआ हो। हर आम आदमी के पास ये ताकत हो कि मैं देश का सर्वोच्च पद पे बैठ सकूं। यूके में तुम प्राइम मिनिस्टर तो बन सकते हो पर कभी क्वीन नहीं बन सकते। अमेरिका में देखो, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन? प्रेसिडेंट। तो वहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। यूके एक रिपब्लिक नहीं है, यूके एक रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यूके का जो सबसे हेड है पोजीशन, उस पर कभी आम आदमी नहीं बैठ सकता। यूएस में जो हेड पोजीशन है सबसे ज़्यादा कौन है? प्रेसिडेंट। इस पर एक आम आदमी बैठ सकता है। इसीलिए यूके क्या है? यूएस क्या है? एक रिपब्लिक, गणतंत्र है। इंडिया एक गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 हमने बोला कि हम क्या हैं? एक रिपब्लिक। राष्ट्रपति बन सकता है, बन कोई भी सकता है। तुम भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। यूके में नहीं बन सकते, यूएस में बन सकते हैं। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को कभी सेम मत समझना। रिपब्लिक का इतना सिंपल, रिपब्लिक का सिंपल सा एक मतलब है, ऐसा देश जिसका जो सबसे सर्वोच्च पद है, जो सबसे ऊपर की पोजीशन है, टॉप मोस्ट पोजीशन है, वो एक किसी भी आम आदमी के हाथ आ सकती है। वो एक रिपब्लिक हो गया। यूएस एक रिपब्लिक हो गया, इंडिया एक रिपब्लिक हो गया, यूके एक रिपब्लिक नहीं है। हाँ, क्वीन है वहाँ, वो फिक्स रहेगी, वो फैमिली के हिसाब से चलता रहेगा। वो एक रिपब्लिक नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे। फ्रांस एक रिपब्लिक है, वहाँ का प्रेसिडेंट सरकार का भी हेड होता है और कंट्री का भी। समझ में आया? इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया रिपब्लिक है। यूके डेमोक्रेसी है। यूके डेमोक्रेसी क्यों नहीं है यार? प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे। पर यूके रिपब्लिक। यूएस डेमोक्रेसी है। यूएस डेमोक्रेटिक नहीं है, रिपब्लिक। यूएस तो अरे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पे, कंफ्यूज मत हो। देखो, हेड ऑफ स्टेट एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट होता है राष्ट्रपति, ठीक, और इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यूएस में हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होता है। दोनों आदमी चुने हुए हैं, चुनाव हुआ। इंडिया में दोनों चीज़ों का चुनाव हुआ। यूके में, ब्रिटेन में जो क्वीन है, इसका कोई चुनाव नहीं हो रहा, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है। तो ये डेमोक्रेसी तो है, देश तो एक चुना हुआ आदमी चला रहा है, पर देश का हेड चुना हुआ आदमी नहीं है।
दो चीज़ें अलग हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग हैं, ये हमेशा याद रखो। सरकार चलाने वाला अलग है, देश का हेड अलग है। इंडिया में राष्ट्रपति मुर्मू है हेड देश की, लेकिन सरकार नहीं चला रही है। लेकिन दोनों चीज़ों पे चुनाव हो रहा है। तुम ये बन सकती हो। द्रौपदी मुर्मू भी तो किसी क्लास में बैठी होंगी कभी, उन्होंने भी रिपब्लिक पढ़ा होगा, तो उनको भी पता चला होगा मैं भी प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। क्वीन, पीएम, तुम यूके में पढ़ रही होती तो तुम ये जान जाती कि मैं पीएम तो बन सकती हूँ, मैं क्वीन कभी नहीं बन सकती, मैं उस फैमिली में नहीं पैदा हुई। लेकिन तुम यूएस की क्लास में बैठे होते तो तुम हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों बन सकते थे। इसीलिए यूएसए एक रिपब्लिक है। गणतंत्र का सिंपल सा मतलब याद रखो, रिपब्लिक का मतलब इतना सा है, कोई भी देश रिपब्लिक है तो एक चीज़ चेक कर लो, उस देश का जो सबसे ऊपर का पद है वो चुनाव से होता है या डायरेक्ट होता है। अगर वहाँ चुनाव होता है तो वो देश एक रिपब्लिक है। बहुत सारे हैं। कनाडा अभी भी क्वीन को मानता है अपना हेड, सेरेमोनियल हेड। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर लेकिन सेरेमोनियल हेड क्वीन है। तो जो क्वीन को मान रहे हैं, जहाँ जहाँ पे एक फैमिली वो चलती है, भूटान में एक राजा चलता है, एक फैमिली चल रही है, तो वहाँ पे क्या है, वो नॉन रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है। इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब संप्रभु मतलब अपने डिसीजन खुद लेने वाला, हमसे ऊपर कोई नहीं है। इंडिया अपने फैसले इंडिया ही लेगा। इंडिया के फैसले यूएस नहीं लेगा, इंडिया के फैसले पाकिस्तान नहीं लेगा, इंडिया के फैसले बांग्लादेश नहीं लेगा। इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया एक संप्रभु देश है, सॉवरेन सोशलिस्ट समाजवादी देश है। हमारे अमीर गरीब दोनों को साथ लेके चलते हैं। अगर मेदांता नाम का प्राइवेट हॉस्पिटल है तो राम मनोहर लोहिया नाम का सरकारी हॉस्पिटल भी है। अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम का प्राइवेट स्कूल है तो केंद्रीय विद्यालय टाइप का एक सरकारी स्कूल भी है। अगर देश में मणिपाल जैसे कॉलेज है तो देश में सरकार आईआईटी भी चलाती है। इंडिया एक समाजवादी देश है। इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट समाजवादी, समाज को लेके चलना। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर मतलब हिंदी में क्या बोलते सेक्युलर को? सेफ। सेक्युलर मतलब जिसमें रिलीजन, सारे रिलीजन्स को इक्वल माने, धर्म निरपेक्ष। इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र मतलब देश को लोग चलाएंगे, लोग एक नेता चुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी। देश को चलाने वाला आदमी एक चुनाव के तहत चुना हुआ आदमी होगा। एंड अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गणतंत्र है मतलब देश का जो सर्वोच्च पद है वो भी किसी चुनाव द्वारा आया है। इंडिया की ये 5 क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए तुम देखो जब भी कुछ हिंदू मुस्लिम होता है तो लोग क्या बोलते हैं कि तुम इस चीज़ पे वो कर रहे हो प्रॉब्लम। जब भी हमारे डिसीजन कोई दूसरा देश लेने लग जाए तो समझ जाओ सॉवरेनिटी पे खतरा आ गया। और जब भी प्राइवेट का बोलबाला शुरू हो तो सोशलिज्म पे खतरा आ गया। और इस पे खतरा तो कभी आने ही नहीं देना है। समझ में आया? इंडिया को डिफ़ाइन करना हो एक लाइन में, इंडिया की पॉलिटी तो यही लाइन है, इंडिया इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझ में आया? इससे तुम देखो सब समझ जा रहे हो। इससे तुम्हें समझ में आ जा रहा है इंडिया एक सेपरेट देश है, कोई रूल दूसरे का नहीं चलता। सोशलिस्ट से तुम ये समझ जा रहे हो कि इंडिया एक ऐसी इकनॉमी में बिलीव करता है कि गरीब को भी साथ लेके चलना है। सेक्युलर से तुम ये समझ जा रहे हो कि इंडिया में कोई एक धर्म का बोलबाला नहीं है। डेमोक्रेटिक से तुम ये समझ जा रहे हो कि इंडिया में लोग चुनाव करते हैं, लोग चुनते हैं सरकार। रिपब्लिक से तुम ये समझ जा रहे हो कि इंडिया का जो सर्वोच्च पद है वो किसी एक आम आदमी के हाथ भी लग सकता है। समझ में आया? पक्का? आगे चले। हम लोग पढ़ के आ रहे थे। रिपब्लिक डे पढ़ना था। चलो स्लो चल रहा है ना? क्यों यार, रिपब्लिक डे से ये सब चले गए। चलो आगे लिखो। अभी एक्सरसाइज समझाई थी, आगे लिखो। इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ओवर द अरेबियन सी। Indian Air Force has participated
इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट फ्लैग भी है, वो बताया हुआ है ना। डेजर्ट नाइट ओवर द अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी के आसपास वाले इलाके में हुआ है। ओवर द अरेबियन सी विद फ्रांस एंड यूएई। तो ये एक्सरसाइज कैसी हो गई? मल्टीलेटरल, 3 कंट्रीज आ गई ना। आगे चले। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा has been selected as the captain of, Indian captain Rohit Sharma has been selected as the captain of ICC men's ODI team of the year. मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2023। मैंने बता रखा ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई की अबू धाबी? दुबई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फीफा का कहाँ पे है? ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। फेवरेट क्रिकेटर कौन है बताओ तुम्हारा? सोनम तुम बताओ। नहीं कोई भी नहीं है, विराट कोहली होगा। तुम्हारा बताओ यार रोशनी। रोहित शर्मा। तुम्हारा? कबड्डी नहीं, क्रिकेटर बताओ। कबड्डी में देख कोहली। तुम्हारा? धोनी। सही है यार, धोनी तो रिटायर हो गया अब। अच्छा तुम वो देखते हो क्या, प्रो कबड्डी? हाँ तुम भी देखती हो प्रो कबड्डी? शाम को जो आता है 8 से 9, 9 से 10। गजब यार। वो उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स है ना। हाँ ले पंगा। आज भी आता है? हाँ तो सबसे ज़्यादा जीतती कौन सी है टीम? सबसे ज़्यादा कौन जीती है? जैसे IPL में CSK जीत। पटना पायरेट्स। वो किसकी टीम है? सेलिब्रिटी बस एक ही है, अभिषेक बच्चन। गजब यार। तुम क्या देखते हो? NBA। कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? USA में तो NBA होता है, तो उसमें कौन सी टीम? समझ रहा हूँ। चलो आगे लिखो। इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th जनवरी। इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th जनवरी। वेटरन बॉक्सर। वेटरन मतलब समझते हो? वेटरन मतलब होता है रिस्पेक्टेड। जैसे MS धोनी इज़ अ वेटरन क्रिकेटर, वो तो अभी खैर खेल रहा है, IPL खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर इज़ अ वेटरन क्रिकेटर। कपिल देव इज़ अ वेटरन। वेटरन मतलब उस फील्ड में अच्छा काम किया, कभी रिस्पेक्टफुल। तो लिखो वेटरन बॉक्सर एंड 6 टाइम वर्ल्ड। अब 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है तो ऑब्वियसली क्या है? वेटरन। ये इंग्लिश में यूज़ होगा ये सब। वेटरन बॉक्सर एंड 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन मैरी कॉम। वो मूवी नहीं आई थी? मैरी कॉम कौन से स्टेट से हैं? तुमने मूवी देख ली, यही नहीं देखा? मणिपुर। मैरी कॉम हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम बॉक्सिंग। बॉक्सिंग नहीं करनी अब। चलें आगे। अब लिखो 26 जनवरी। चलें।
जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस मतलब जज साहब, प्रसन्ना बी वराले, लिखो जस्टिस प्रसन्ना बी वराले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बता रखा है सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, 34। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बताई थी कि किसी दो स्टेट में लड़ाई हो जाए, दो साथ में स्टेट वर्सेस सेंटर हो जाए, सेंटर वर्सेस स्टेट हो जाए, जब भी कोई ऐसे मुकदमे होंगे जिसमें दो राज्यों की लड़ाई हो गई, केंद्र और राज्य की लड़ाई हो गई, दो राज्य वर्सेस एक केंद्र, दो राज्य वर्सेस एक केंद्र, समझ रहे कॉम्बिनेशन, ऐसी कोई भी लड़ाई होगी तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल काम है सुप्रीम कोर्ट का। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 34 जजेस होते हैं, रिटायरमेंट एज 65। क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद तुम लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बताया था ये सब, बहुत डिटेल में बताया था ये सब, पक्का। बस इतना नोट कर लो। आगे चलें। विराट कोहली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाय आईसीसी। उसको कैप्टन बनाया है। हाँ हाँ, रचिन रविंद्र, हाँ, अ स्टार ऑलराउंडर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में किसी ने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम इज टर्म्ड एज कीवीज। कीवीज का मतलब न्यूजीलैंड। रचिन रविंद्र, स्टार ऑलराउंडर ऑफ न्यूजीलैंड, हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। वेटरन इंडियन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल के चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती किसके साथ खड़े थे, मोदी जी के साथ। लिखो, वेटरन इंडियन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद पद्म भूषण। वो फोटो याद पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण। फिर 27 जनवरी लिखो। फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल क्या है? सुलभ शौचालय सुना है? वो यही बनवाते हैं। ये एक एनजीओ है दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का। ठीक है, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, ये सुलभ नाम यहीं से है, सुलभ शौचालय। फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल एंड सोशल एक्टिविस्ट। अब ये समाज के लिए तो कुछ कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट बना रहे हैं, समाज के लिए तो कर रहे हैं, तो सोशल एक्टिविस्ट भी हो गए। एंड सोशल एक्टिविस्ट बिंदेश्वर पाठक will be awarded with Padma Vibhushan posthumously बताया था अभी। चलें आगे। राजस्थान
हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द गर्ल्स साइकिलिंग इवेंट इन खेलो इंडिया गेम्स 2024? हो गया, लिख लिया अभी 2024। देखो अभी ये कितनी बढ़िया चीज़ हुई। मैं केवी अमेठी गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरा एक आधे घंटे का सेमिनार था, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स पे मैं ले रहा था। तो उन बच्चों को इतना अच्छा लगा कि उनका फेयरवेल था। तो उनके यहाँ फेयरवेल ऐसे नहीं होता कि बाहर से कपड़े पहन के आओ, वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही उनका फेयरवेल हो जाता है। तो उन लोगों ने अपने यहाँ सारे प्रोग्राम्स रुकवा दिए और 3 घंटे का उनका फेयरवेल था। कुछ नहीं हुआ, मैंने 3 घंटे उन लोगों को ये जीके और कॉन्स्टिट्यूशन इस पर लेक्चर दिया। उन लोगों ने आराम से सुना, सच बता रहा हूँ मैं। तो मेरी खुद ही हवा ख़राब हो गई। मतलब उनका फेयरवेल, मैंने उनका पूरा फेयरवेल हाईजैक कर लिया। अब उसके बाद फिर इनवाइट किया उन्होंने, चलो। हाँ हाँ भाई, मैं सोच के नहीं गया था। कुछ 11 बजे से उनका प्रोग्राम स्टार्ट होना था फेयरवेल का। मैं वहाँ पे, मेरा 9:30 बजे से था, तो 9:30 से 10 बजे तक टाइम था। तो मैं बोल रहा था तो किसी ने रोका ही नहीं, तो 10:30 बस हो गया। तो उन्होंने बोला अब इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दीजिए चल के। फिर वो 2 बजे ख़त्म हुआ। चलो आगे। अब देखो एक मिसाइल बता रखी है मैंने, ब्रह्मोस। अभी लखनऊ में देखो एक उसका डमी लगा है, 1090 पे जाके देखना, लोगों को समझ नहीं आ रहा लगा हुआ है। देखो ब्रह्मोस क्या है, BRAH मतलब ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा ये बताया हुआ है। और MOS मतलब मॉस्को, ब्रह्मपुत्रा मतलब इंडिया, मॉस्को मतलब रशिया। तो इंडिया प्लस रशिया ने मिलके ब्रह्मोस बनाया है, ठीक है। इसमें 51% हिस्सेदारी इंडिया की है, 49% रशिया की है। इंडिया का काम है ब्रह्मोस को कहाँ पे बेचना है, मार्केटिंग करनी है, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है, कहाँ पे इसका रख रखाव करना है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया देगा। तो एक जॉइंट वेंचर है, किसका जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया का। इंडिया की हिस्सेदारी 51%, रशिया की हिस्सेदारी 49%। मतलब 100 रुपये अगर कमाए तो 51 इंडिया कमाएगा, 49 रशिया। यह है ब्रह्मोस, ठीक, सिंपल सी बात है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। अब न्यूज़ लिखो, लिखो इंडिया विल एक्सपोर्ट ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। देखो इंडिया डिसाइड करेगा ना बेचना किसको है। एक चीज़ होती है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें 2 लोगों का हिस्सेदारी हो, तो तुमको शर्तें लिखनी पड़ेंगी ना। मैंने और सोनम ने अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हमने अगर खाली बिज़नेस कर लिया कि चलो चलो स्टार्ट करते हैं सर और काम करते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, एक तरीका क्या होगा, हम एक कागज़ लेंगे, कागज़ में लिखेंगे सोनम ये करेगी, मैं ये करूँगा, इतना पैसा मैं लगाऊंगा, ये सोनम लगाएगी, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ सोनम जाएगी, ये दिन में काम मेरे को करना है, मान लो रात को काम सोनम को करना है। तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी, तभी तो अच्छे से काम चलेगा। इसी पेपर को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी कोई जॉइंट वेंचर बनाया जाता है जिसमें 2 लोगों से ज़्यादा लोगों का हिस्सेदारी हो, 2 लोगों से ज़्यादा लोग काम करें, तो हमेशा क्या साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ब्रह्मोस के लिए भी हुआ होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच, इंडिया एंड रशिया। रशिया यार, है ना, समझ में आया, मॉस्को भी बोल सकते हो, ठीक। किसको हम लोग कर रहे हैं ये एक्सपोर्ट, फिलीपींस को। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। पिछली बार एशियन डेवलपमेंट बैंक बताया था, ADB यार पूरा पढ़ाया था, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB, NDB, 5 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स पढ़ाए थे, तब ADB बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें जापान और US की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी, इंडिया की फोर्थ या सेकंड पे थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तुमको नहीं याद ना रोशनी, कोई बात नहीं, चलो आगे। हाँ
बस एक चीज़ लिख लो, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ ऑनर्ड 4 फ्रेंच सिटीजन्स विद पद्मश्री अवार्ड। फोर फ्रेंच सिटीजन्स विद पद्मश्री। फ्रेंच सिटीजन्स, 4 फ्रांस के नागरिक, पद्मश्री। फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पेरिस। फैशन वहीं से निकलती है, ऐसा बोलते हैं। रिसेंटली अ 3-day किसान मेला, सिंपल क्वेश्चन आएगा, किसान मेला कहाँ हुआ। रिसेंटली अ 3-day किसान मेला वॉज कंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। कंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। द पेयर ऑफ रोहन बोपन्ना, आप 27th आ गए, नहीं 28th आ गए। हाँ, द पेयर ऑफ रोहन बोपन्ना, द पेयर ऑफ रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन, मैथ्यू एब्डेन, मैथ्यू एब्डेन, मैथ्यू एब्डेन एंड रोहन हैव वन। रोहन बोपन्ना लिख लोगे? रोहन लिख लोगे? बोपन्ना। द पेयर ऑफ रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डन हैव डबल टाइटल ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। जॉइंट मिलिट्री बता रखा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सादा तानसिक, सादा तानसिक, सादा तानसिक विल बी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद की जद्दा, चेक कर लेना। रियाद वो करेंसी सोच रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? देखो ये सब चीज़ें मैं कभी रटा नहीं सकता। हाँ, ये मैं कैसे समझा सकता हूँ? ये लिख लिया, सादा तानसिक लिख लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वाली न्यूज़ लिख ली। इसके बाद लिखो डेटा प्रोटेक्शन डे जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 28th 28 जनवरी। अब देखो डेटा समझो, डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अंकित कुमार नाम है, उम्र 20 साल है, गांव XYZ है, शहर XYZ है, पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, ये स्कूलिंग हुई, इस कॉलेज गए, ये कमाते हैं, यहाँ काम करते हैं। ये क्या है डेटा, किसके बारे में? अंकित। अंकित तुम चाहते हो तुम्हारा ये डेटा सबके पास हो?
नहीं चाहते होगे, ठीक। लेकिन अंकित फेसबुक चलाएगा, अंकित इंस्टाग्राम चलाएगा, अंकित यूट्यूब पे देखेगा, तो यूट्यूब को पता चल रहा है अंकित कुमार क्या देखते हैं, अंकित कुमार के कौन दोस्त हैं। अंकित कुमार जस्ट चेक्ड इन जयपुर, इंस्टाग्राम को मालूम है। अंकित कुमार ने गूगल पे स्काई स्कैनर पे जाके जयपुर की टिकट करी, गूगल को मालूम है। अंकित ने जयपुर में एक्स जगह से वाई जगह पे ऊबर करी, ओला ऊबर को मालूम है, गूगल को मालूम है। अंकित यहाँ पे हज़रतगंज पढ़ने आया, तुम्हारे फ़ोन को मालूम है ना, ठीक। ये सारा डेटा किन इन कंपनीज़ के पास जा रहा है। ये सारी कंपनीज़ कहाँ पे बेस्ड हैं, ठीक। आज तो ये कंपनीज़ तुमको वो चीज़ शायद ना फील कराएं, बट कुछ साल बाद जब अंकित मान लो सन 2065 में देश के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो अंकित कुमार के पास गूगल से एक चिट्ठी आए और जो ये बोले, अंकित कुमार ये रही आपकी 2023 में भेजी हुई वीडियो। हो सकता है स्नैपचैट पे ये आपने स्नैप भेजा था, व्हाट्सएप तुमको बोल दे। व्हाट्सएप किसके पास है, मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप तुमको 2065, ऐसे तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है। अंकित कुमार वर्सेस मानस हो रहा था चुनाव, दोनों के ही डेटा किसके पास है। वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनवा सकता है, तुमको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है। वो करेगा नहीं, उसका काम यही है, वो करेगा नहीं। तुमसे आज तक गूगल ने किसी भी चीज़ के पैसे लिए? यूट्यूब किसका है, गूगल का। जीमेल किसका है, गूगल का। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब मार्क जुकरबर्ग के हैं। आज तक एक भी पैसा लिया? क्यों? क्योंकि तुम खुद प्रोडक्ट हो। मुझे दुनिया में एक चीज़ बता दो जो फ्री मिलती हो। कुछ फ्री नहीं होता। गूगल चाह ले आज तुम्हारे फ़ोन में जीमेल बंद कर दे, यूट्यूब बंद कर दे, और एक्टिविटीज़ बताओ जो गूगल जिस पे कंट्रोल रखता हो। ऐप स्टोर, मेरी कोई कंपनी है, मेरा ऐप ही हटा दिया ऐप स्टोर से गूगल ने, मैं क्या कर लूँगा। प्ले स्टोर, तुम्हारे फ़ोन से प्ले स्टोर हटा दे, तुम कोई नया ऐप ही नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो। किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, ज़ोमैटो को गूगल बोले बेटा ज़ोमैटो तुमको मैं प्ले स्टोर से हटाता हूँ, जाओ। कहाँ से लाओगी ज़ोमैटो का ऐप? ज़ोमैटो बंद, स्विगी बंद, ऊबर बंद, ओला बंद। अब ये डेटा किसके पास है? गूगल। और गूगल तुमसे आज बोलो, सोचो ना, आज गूगल कह दे कि अगर गूगल की सर्विसेज चाहिए तो महीने का 100 रुपये देना पड़ेगा, तुम दोगे? गूगल क्या क्या तो कवर कर रहा है यार। यूट्यूब उसका, जीमेल उसका, प्ले स्टोर उसका। मार्क जुकरबर्ग कह दे महीने के 100 रुपये चाहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब हटा देगा तुम्हारे फ़ोन से, तुम 100 रुपये नहीं दोगे? तुम दोगे 100 रुपये, पर उसको 100 रुपये अभी चाहिए ही नहीं। क्यों? वो जानता है तुम इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो, वो जानते हैं तुम फेसबुक पे क्या देखते हो। वो ऐसी कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं कि देखो बेटा मैं जानता हूँ कि इसको इस चीज़ की नीड है, इसको इस चीज़ का ऐड दिखाओ। मानस को जूते चाहिए, इंस्टाग्राम को मालूम है। कैसे मालूम है? गूगल को मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि गूगल पे उसने सर्च कर लिया, गुड स्पोर्ट शूज़, ब्लैक स्पोर्ट शूज़। अब गूगल के पास ये डेटा है, गूगल ये डेटा जूते बनाने वाली कंपनीज़ को बेच देगा कि देखो बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ, मानस नाम के आदमी को जूता चाहिए, अब जिसमें बेचने का दम है बेच ले। मानस से वो 1 रुपया नहीं लेगा। इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास, गूगल के पास मानस नाम के आदमी का क्या जा रहा है?
अब डेटा तो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी है, जाना ही जाना है। गलती तब होगी जब डेटा का ब्रीच होने लगे, और ये डेटा का ब्रीच ही तो हो रहा है। मानस जब गूगल पे अकाउंट बनाता है तो मानस को ये नहीं मालूम होता है कि मेरा जो डेटा है वो तुम किसी जूते बनाने वाली कंपनी को दे दोगे, पर वो चुपचाप देगा। समझ में आ रहा है? अब ये सारा डेटा किसके सर्वर पे जा रहा है? गूगल के। गूगल कहाँ की कंपनी है? गूगल पे कोई भी पेनाल्टी लगानी हो, कुछ भी करना हो, कौन कर पाएगा? यूएस गवर्नमेंट। तो इंडिया के जितने लोग हैं उनका डेटा का क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। हम अपना डेटा बाहर फेंक रहे हैं और डेटा सारा कहाँ जा रहा है? यूएस में। समझ में आ रहा है? इसीलिए तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जियो शुरू में फ्री बांटा। पहले के ज़माने की सारी लड़ाई किसकी होती थी? ऑयल की, क्योंकि तेल से ही मशीन चलती थी, तेल ही थी लड़ाई की जड़। इराक, ईरान, कुवैत में अमेरिका ने क्यों इन्वेड किया? क्योंकि तेल चाहिए था, तेल से ही फैक्ट्रियाँ चलती थी। अब आगे का ज़माना किसका है? डेटा का। जियो को शीशे में पढ़ो, जियो को पलटो, जियो की मिरर इमेज बनाओ। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। इस सदी की लड़ाई ऑयल की नहीं होगी, डेटा की होगी। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, जियो ऑयल। सुन, हाँ समझ में आ रहा है? डेटा इज़ द न्यू ऑयल। इसीलिए जियो इस गेम में है, जिसके पास लोगों का डेटा। 40 करोड़ लोग जियो चला रहे हैं। मुझे मालूम है तुम क्या देखोगे, मुझे मालूम है तुम क्या खरीदोगे, मुझे मालूम है तुम क्या पहनोगे, मुझे मालूम है तुम सोते हो। समझ में आ रहा है? कौन मेरा दोस्त है, मैं किससे बिजनेस मीट करता हूँ, किससे क्या लेता हूँ, किसको क्या देता हूँ। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जियो को पलट के देखो, ऑयल लिखा हुआ है। आगे की लड़ाई ऑयल की नहीं, डेटा की होगी। डेटा के गेम में तो जियो भी आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखो, इन्हीं ये सारी प्रॉब्लम से पूरी दुनिया ग्रसित थी। तो यूरोपियन यूनियन, अब यूरोप के लोग ज़्यादा एडवांस होते हैं, कानून बनाया GDPR। इसका फुल फॉर्म देख के आना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट, ऐसा कुछ एक लॉ बनाया। अब इंडिया में भी डिमांड होना शुरू हुई, कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि भाई मेरा तो डेटा जा रहा है, मेरा तो डेटा जा रहा है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस को बुलाया, रिटायर्ड जस्टिस को, जस्टिस श्री कृष्णा। और जस्टिस श्री कृष्णा जी को बोला गया कि आप ऐसा करिए, एक कानून बनाइए जिस कानून से हम अपने देश के लोगों का डेटा प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसलिए इन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया जिसका नाम रखा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। कानून नहीं बना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, PDP एक्ट। हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा डेटा सारा कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है? US में। इसलिए तुम देखो, चाइना हर वो कंपनी को अलाउ नहीं करती जो उनका डेटा चोरी करता है। फेसबुक डेटा ले जाएगा, चाइना में फेसबुक नहीं चलता, चाइना में WeChat चलता है, चाइना में WhatsApp नहीं चलता, चाइना में गूगल नहीं चलता, चाइना में Amazon नहीं चलता, चाइना में एप्पल का इतना डिमांड कुछ खास है नहीं। उन्होंने सबके ऑल्टरनेटिव बना रखे हैं। गूगल का ऑल्टरनेटिव बाइडू बना रखा है, अमेज़ॉन का ऑल्टरनेटिव इन लोगों ने अलीबाबा बना रखा है। ये किसी भी US की कंपनी को अपने यहाँ इतना बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि इनको मालूम है ये सारा डेटा US ले जाएगा और आज से 10, 20, 50 साल बाद पता नहीं कैसे मैनिपुलेट कर दे। लेकिन इंडिया में ये सारी कंपनी धड़ल्ले से चलती हैं और इन सबके पास हमारे डेटा है। समझ में आ रहा है? पक्का? अब इसी चीज़ डेटा की अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए 28 जनवरी को क्या बनाते हैं? डेटा प्रोटेक्शन डे। समझ में आया? अब चलो 29 जनवरी, नीतीश कुमार हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कौन सी भी बार बने? 9th टाइम। नीतीश कुमार हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। लिखो अरीना
साबालेंका, अरीना साबालेंका ऑफ बेलारूस, रशिया के पास में एक देश है बेलारूस, ऑफ बेलारूस हैज़ वन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, हैज़ वन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024. This year Filmfare Award 2024 were organized in गांधी, ये भी गुजरात में गया. जीआई टैग बहुत अच्छे से समझा रखा है ना, आप समझाने की ज़रूरत नहीं है. लिखो धन कनाल माझी, ये बताना क्या चीज़ होती है. धन कनाल माझी ऑफ उड़ीसा हैज़ गॉट जीआई टैग स्टेटस. ये बताना है क्या चीज़ होती है. और अब 10 बार पढ़ चुके हैं, जीआई अब नहीं पढ़ना है. लिख लिया, आगे लिख लिया. लिखो कंट्री ऑफ ईरान, ईरान की कैपिटल तेहरान. द कंट्री ऑफ ईरान has launched 3 satellites. Country of Iran has launched 3 satellites named Mehda, Kayhan and Hataf, one into space. क्या बोला मैंने? The country of Iran has launched 3 satellites named Mehda, Kayhan and Hataf, one into space. फिर लिखो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, नाम लिखो. हरिशंकर भाभड़ा, हरिशंकर भाभड़ा. हरिशंकर भाभड़ा हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस फिर भी लिख लो. अब लिखो 30th and 31st जनवरी. कालो नूनिया राइस ऑफ वेस्ट बंगाल. कालो नूनिया राइस, हम लोग बहुत अच्छे से जीआई समझ चुके हैं. कालो नूनिया राइस ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ गॉट जीआई टैग स्टेटस. हो गया. The movie 12th Fail received Best Film Award at 69th Filmfare Awards. Filmfare Award. ठीक है. The foundation stone of the first naturopathy hospital has been laid at Dihing. Naturopathy hospital has been laid at Dihing Kamti Ghat in डिब्रूगढ़ असम. बस इतना लिख लो, डिब्रूगढ़ असम. डिब्रूगढ़ एक वहाँ की जगह है. और नेचुरोपैथी समझते हो? मुन्ना भाई MBBS देखी है? उसमें वो जो सब्जेक्ट को कुछ समझ नहीं आता तो सब्जेक्ट को धूप वूप नहीं खिलाता है,
नेचर से ही तो हील करने की कोशिश करता है, झप्पी दे देता है, पप्पी देगा, घुमाएगा, दवाई ववाई कहाँ देता है, यही सब तो करता है। सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, सब्जेक्ट वो होते हैं ना, वो उसको ना दवाई देता है, वो उसको कैसे सही करता है, नेचर में घुमा रहा है, घास पे घुमा रहा है, कहीं दौड़ा रहा है, कहीं करा रहा है। तो लोग बोलते हैं ये भी एक मेडिसिनल मेथड होता है। क्या, नेचर से करा दो इलाज, दवाई नहीं दे रहे, नेचर में घुमा रहे हैं, लोगों से बात करा रहे हैं, नेचुरोपैथी। तो उस पहला नेचुरोपैथी वाला हॉस्पिटल कहाँ बना है, डिब्रूगढ़ असम में, उसका शिलान्यास हुआ है, अभी बना नहीं है, पहला स्टोन लग गया, अब बनेगा। और नेचुरोपैथी मतलब वही सब्जेक्ट, मुन्ना भाई MBBS वाला सब्जेक्ट जो है उसको नेचुरोपैथी से ही मुन्ना नहीं करता है, उसको कहाँ कुछ दवाई ववाई देता है। समझ में आया? पक्का हंसने की क्या बात है यार।